चालू है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरू है। आज मेरी हिंदी की पहली क्लास है। इसमें हम वर्णमाला टॉपिक पढ़ाएंगे। वर्णमाला वर्णमाला में आपको पता है 52 अक्षर होते हैं। जैसे कि आपको पता है 52 अक्षर होते हैं, तो मैं बता दे रही हूँ। फिर भी हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। एक अभी जुड़ा है हिंदी निर्देशालय के अनुसार। तो टोटल मिलाकर और पूछे हिंदी में कुल अक्षर कितने होते हैं, तो 53 बोलेंगे। हिंदी में कुल अक्षर 53। जो 53 वाला अक्षर है वो किस इस तरह से बनता है, कुछ ऐसे करके बनता है। ये हिंदी निर्देशालय के अनुसार जुड़ा है। वर्णमाला 52 अक्षर होते हैं। हिंदी निर्देशालय के अनुसार 53वां अक्षर जुड़ा है। अक्षर सारे यही होते हैं, आ से लेके ज्ञान तक। इसमें हम हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर अथवा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? हमारे स्वर है 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। अभी यूपी पुलिस में अभी पूछा गया था कि स्वर कितने होते हैं, तो उसमें 13 दिया था। 13 कौन से होते हैं? जो अयोग बार जोड़ लेते हैं। अयोग वह जोड़कर 13 होते हैं। अयोग वह कौन से होते हैं? अंग अह, ये वाले जोड़कर 13 हो जाते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और मैं कुछ थोड़े इफेक्ट बता देती हूँ आपको कि जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई इसे बोलते हैं वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसे बोलते हैं। अब मैं थोड़ा कम लिखूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पेपर का टाइम भी नज़दीक आ गया है। तो आप मेरे शब्दों पर गौर करेंगे और मैं थोड़ा कम लिखूंगी और बोलूंगी ज़्यादा। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलेंगे तो वो होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है मौखिक इकाई, इसे बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि मतलब जो मैंने बोल दिया यही ध्वनि है। जैसे मैंने आ बोला आ और मैंने लिख दिया आ, तो ये वर्ड हो गई। और ऐसे मैंने मुंह से बोल दिया तो ये ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। आपको इतना समझ में आया होगा। और आपको मेरी भाषा या बोली ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो देखने के बाद ये भी बताएं कि आपको हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं वैसे उम्मीद करूँगी आपको पूरी तरीका समझाने की। तो एक कवि माने गए हैं कामता प्रसाद। कामता प्रसाद आपने नाम सुना होगा, हिंदी में बहुत प्रसिद्ध नाम है कामता प्रसाद। कामता प्रसाद के अनुसार स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या
कमता प्रसाद के अनुसार स्वरों की संख्या है 11। अगर ऐसे पूछे पेपर में कमता प्रसाद के अनुसार स्वरों की संख्या तो 11 लगाएंगे। और इस तरह से पूछ ले उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या, और उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या तो 10 लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कहाँ गया, कौन सा वाला नहीं आया। जो ऋषि वाला होता है ये वाला नहीं जोड़ा जाता उच्चारण में। सिर्फ उच्चारण में 10 ही स्वर होते हैं। ये बहुत बार आया है पेपर में ये वाला क्वेश्चन के उच्चारण के अनुसार हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो 10 होते हैं। तो मैं पहले चूंकि आपको स्वर ही पढ़ा रही हूँ, 2 भागों में बांटा था, उसमें से स्वर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, व्यंजन हम थोड़ी देर में देखेंगे, अभी हम स्वर पे बात कर रहे हैं। तो अब हम ये बता रहे हैं, आपने ये नोट तो कर लिया होगा। अगर आप नोट ना कर पाओ तो वीडियो कुछ करके भी नोट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कुछ बांटा गया है, जैसे जीव के अनुसार स्वरों को हम कितने भागों में बांटते हैं। जीव के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण हेडिंग बनाएंगे। के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। इसे हम हेडिंग बना लेंगे। कितने भागों में बांटते हैं जीव के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण? हम बांटते हैं 3 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं? 3 में। जीव तो हमारी इस तरह से होती है, आप सभी को पता है, सबके अंदर है जीव। इसे बोलते हैं अग्रभाग, अग्रभाग। इसे बोलते हैं मध्य भाग, मध्य भाग। इसे बोलते हैं पश्च भाग, पश्च भाग। तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 डालेंगे हम अग्रभाग, अग्र भाग। इसे हेडिंग बनाएंगे। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं वो देखेंगे। इसमें 4 शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 4। और वो कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये हम देखेंगे। और मध्य भाग डालेंगे। मध्य भाग में कौन कौन से आते हैं? मध्य भाग आप अग्रभाग को देखना बोल के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसे बोलने की। ई ई ए, बिल्कुल ऐसे लगता है कि सामने ही रखा हो, मतलब कुछ ऐसे लगता है कि बिल्कुल पास में ही है, कुछ अंदर से आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आगे से ही बोले जा रहे हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-4 बार करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये आगे से ही बोलते हैं। मध्य भाग में आता है एक सिर्फ अ, छोटा आ बोलने की कोशिश करोगे तो जीव के बीच वाले भाग से बोलेगा आ। नंबर 3 पे आता है पश्च भाग, पश्च भाग। हम ये जीव के अनुसार पढ़ रहे हैं। जीव तो आपने देख ही ली, ऐसी बनी होती है हमारी। जो बच गए सो बाद वाले में आ जाएंगे। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ये हो गए। आप एक बार फिर से बोलना। अग्रभाग में आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। मध्य में छोटा आ सिर्फ, और बच गए सो लास्ट वाले में आ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। ये जीव के भाग पे आधार पे हमने ये भाग किए हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या मेरी कहीं भी कोई गलती हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखूंगी। अब हम डालेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या डालेंगे? हेडिंग बनाएंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मैं बना देती हूँ, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। ये हेडिंग हो गई हमारी। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त। वैसे ज्यादातर तो दो ही होते हैं हिंदी में, और हिंदी में पूछे तो दो ही बताएंगे। तीसरा विलुप्त होता है, वो सिर्फ संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम नंबर 1 डालेंगे ह्रस्व। इसे हेडिंग बनाएंगे। इसकी थोड़ी निभा देती हूँ। जिनको उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिनको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। ये कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, बोल के देख लो आप भी, थोड़ा सा ही समय लगेगा। अ, ई, उ और ऋषि। आप भी बोल सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। अब डालेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, दीर्घ मतलब बड़ा, कोई बड़ा ही चीज होगी दीर्घ। इनके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। बाकी के बचे हुए इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये सिर्फ इसमें आ जाएंगे। आप भी बोल सकते हो छोटा अ और बड़ा मुंह फट के बोलता है, तो मतलब दीर्घ इसके नाम में छिपा हुआ है कि ये बड़े हो सकते हैं, तो ये बड़े शब्द हैं। अब रह गया प्लुप स्वर। ये सिर्फ संस्कृत में प्रयोग होता है। स्वर ये किसमें प्रयोग होता है? सिर्फ संस्कृत में। जैसे कि आपने हवन वगैरह सुना होगा, जैसे भी बोलते हैं ओम ओम, कितना भी ओम खींच लो, और से लोग बोलते ही रहते हैं ओम, इतना लंबा। ये सिर्फ संस्कृत में प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। प्लुप्त तो ज्यादातर संस्कृत में होता है, ये दोनों हिंदी में होते हैं। मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आगे चलते हैं, आगे और बात करेंगे। आपको मेरी कहीं भी गलती लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं खुद एक कमेंट पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई भी करूंगी। गलती तो इंसान से ही होती है, हो जाएगी तो माफ कर देना और बताना जरूर कहाँ हुई है। तो अब हम देखेंगे ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर तो आप लोगों को पता ही होगा, आ से लेके अंग है तक होते हैं, ये तो हमें पता ही रहता है। टाइम भी बहुत कम है, रिवीजन भी बहुत कराना है, तो मैं लिखने पे कम फोकस करूंगी और बताने पे ज़्यादा करूंगी। आप मेरे शब्दों पे फोकस करें, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। तो हम पहले चुप डालेंगे व्रतमुखी। व्रतमुखी स्वर कौन से है? व्रतमुखी स्वर नंबर 1, जिनमें ओठों की आकृति गोल हो जाती है। इनका उच्चारण करने में ओठों की आकृति कैसी होती है? गोल। ये 4 होते हैं। छोटा ऊ, नहीं चल रहा, दूसरा यूज कर दे रहे हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। आप खुद भी बोल के देख सकते हैं कि इनको बोलने में हमारे ओठ गोल हो जाते हैं। उ ओ औ, तो खुद ही ओठ गोल हो जाते हैं। और अव्रतमुखी वो होते हैं जिनमें ओठ गोल नहीं होते। अव्रतमुखी कौन से होते हैं? जिनमें ओठ गोल नहीं होते। अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर, इनमें ओठ गोल नहीं होंगे। आप खुद भी बोल के देख सकते हैं। अ, आ, इ, ए, ऐ, ओ, अरे ओ तो उसमें ही आ गया, ठीक है। ये होते हैं ए, ऐ, ये होते हैं 6, ये 4 होते हैं। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। व्रतमुखी, व्रतमुखी वो शब्द होते हैं जिनको बोलने में ओठ गोल हो जाए, जैसे उ ओ औ। अव्रतमुखी वो होते हैं जिनको बोलने में ओठ गोल नहीं हो। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, उम्मीद है। मैं इसे मिटा दे रही हूँ, आगे चलते हैं। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो भी कमेंट करके बताएं, मैं आराम से चलूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग बनाते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 4 प्रकार के होते हैं। समव्रतमुखी, अर्धसमव्रतमुखी, विव्रतमुखी, अर्धविव्रतमुखी, ठीक है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ।
समृद्धमुखी कौन से होते हैं? मैडम बनाएंगे समृद्धमुखी। मैं ये आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी बिल्कुल। लगभग मुंह बंद रहता है, इसमें क्या रहता है? लगभग मुंह बंद रहता है। शॉर्ट में परिभाषा भी निकलेंगे, कुछ आपको जैसे कि याद भी बनी रहे। लगभग मुख बंद रहता है। कौन कौन से अक्षर होते हैं इसमें? इ, उ, और ऋषि। कौन कौन से होते हैं? इ, उ, और ऋषि। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। इसे निकलेंगे सुई। इसे क्या निकलेंगे? सुई। जो सुई में ई आई है तो इसका मतलब हम छोटी भी ई ले लेंगे और बड़ी भी ई ले लेंगे। जो सुई में ई आई है ना, उसका मतलब हम छोटी ई ले लेंगे और बड़ी ई ले लेंगे। और छोटा ऊ, जिसमें सांप है, जो छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब है हम छोटा ऊ भी लेना है हमें और बड़ा ऊ भी लेना। और इसी को हम ऐसे ही दिमाग में रखेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि मतलब हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुई से। सुई, ठीक है। अब डालेंगे अर्ध समृद्धमुखी। अर्ध समृद्धमुखी स्वर। समृद्ध से ज्यादा खुलता है, इससे ज्यादा खुलता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, इसकी अपेक्षा खुलता है इसमें ज्यादा, ठीक है। आप मेरे शब्दों पे गौर करें, इससे थोड़ा सा ज्यादा खुलता है इसकी अपेक्षा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? ए और ओ। ए और ओ। इसकी हम ट्रिक बना लेंगे। ओए, ओए। ऐसे हम किसी को बुलाते भी हैं, ओए इधर को आइयो, तो मतलब ओए। ओए से हम इसे याद करेंगे। ओ माने छोटा ओ और ए ये आ गया। इसे आपको भी याद बना रहेगा कि मुख खुलने के आधार पर हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब डालेंगे विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, ठीक है। इसमें एक ही शब्द आता है, इसे बोलते आ, बड़ा वाला आ, विव्रत में आ। और अब डालेंगे अर्ध विव्रत। अब कौन सा डालेंगे? अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत स्वर। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करें, और इसमें कुछ कमी हो तो भी कमेंट करें, तो मैं उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। इसमें आता है, जो रह गए सो इसमें आ जाएंगे, जैसे आ, छोटा वाला आ और बड़ी वाली ए और बड़ा वाला ओ। और जो आगत स्वर होते हैं, इसे आगत स्वर बोलते हैं, ये वाला। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर वगैरह जैसे लिखते हैं उसमें ये लगता है, ये वाला। तो हमें इसे एक और बार देखते हैं। मैं शुरू से बताती हूँ। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समृद्धमुखी, समृद्धमुखी वो स्वर होते हैं जिनमें लगभग मुंह बंद सा रहता है। जैसे सुई से याद करेंगे, सुई, बड़ी ई आ रही है तो छोटी ई भी आएगी, तो बड़ी ई भी आएगी। छोटा ऊ मात्रा आ रही है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसी को हम ऐसे दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अर्ध समृद्धमुखी वो होते हैं, जैसे इसे हम कर लेंगे ओए। ओए का मतलब, जैसे हम किसी को बुलाते भी हैं, ओए इधर को आइयो, तो मतलब ओए से याद करेंगे तो ए भी आ जाएगी और ओ भी आ जाएगा, ठीक है। विव्रतमुखी, विव्रतमुखी में आई आता है, विव्रतमुखी में बड़ा आ आता है। अर्ध विव्रतमुखी में जो बच रहे वो इसमें आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बता दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है।
अच्छी लगे तो भी करें और अच्छी ना लगे तो भी करें, जैसे कि मुझे भी पता चल सके। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अब डालते हैं हेडिंग उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गए, ये स्वर में ही होते हैं। जैसे कंठ, हमारा कंठ ये, कंठ ये रहा। तालु ऊपर वाला होता है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके सब बताती हूँ। नंबर 1 डालेंगे कंठ स्वर। कंठ, कंठ स्वर, कंठ स्वर। कंठ स्वर में आता है छोटा आ और बड़ा वाला आ। छोटा आ और बड़ा वाला आ, ये कंठ से बोले जाते हैं। आप खुद भी यहाँ पर हाथ रख के आ बोल के देखे तो यहाँ पर थोड़ा प्रकंपन होगा, खुद देख सकते हैं आप। अब डालेंगे तालव्य। तालव्य स्वर। तालव्य स्वर। तालव्य में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई, ये तालु से बोले जाते हैं। तालु कौन सा होता है? जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम तालु। अब आएगा मूर्धा। मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर। ठीक है, मूर्धन्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? सिर्फ एक ही आता है जो ये वाला होता है, ये मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा होता है जो तालु के थोड़ी सी आगे होता है, उसे मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, अब आएगा ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर में कौन कौन से आते हैं? उ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओष्ठ, इसमें मुंह गोल हो जाए, ओठों से बोला जाए उ ऊ। आप भी बोल के देख सकते हैं, ओठ से बोले जाएंगे। ठीक है, अब कंठ तालव्य स्वर। अब डालेंगे 5वां कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य, तालव्य स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? कंठ तालव्य स्वर होते हैं ए और ऐ। ए और ऐ, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, आप बोल के भी देख सकते हैं किस तरह से बोलते हैं। अब 6वां होता है कंठोष्ठ। कंठ ओष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर। ओ औ, ओ और औ। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 6। कंठ, कंठ आप यहाँ पर रखिए हाथ और अ बोलिए, थोड़ा सा प्रकंपन होगा तो आपको पता चल जाएगा ये कंठ से ही बोला जाता है। तालव्य ई ई, तालु मैंने बताया था जो ऊपर की साइड होता है उसे तालव्य बोलते हैं। मूर्धन्य होता है ऋषि। ओष्ठ स्वर होते हैं उ ऊ, ओठ से बोले जाते हैं। आप खुद भी बोल सकते हैं उ ऊ, ओठ इसमें गोल हो जाएंगे। कंठ तालव्य होता है ए और ऐ। कंठोष्ठ होता है ओ और औ। आप इसे 2-3 बार देखेंगे बोल के तो आपको भी याद हो जाएंगे, जिस तरह मैंने भी याद किए हैं। मैंने इसे मिटा दिया है। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। अयोग व ध्वनियाँ कौन कौन कैसी होती हैं, मतलब दिखती कैसी हैं। अब मैं डाल देती हूँ यहाँ अयोग व ध्वनि। अयोग
वह ध्वनि। ये अयोगवा कौन से शब्द होते हैं? ये तो हमें निखाया ही नहीं अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये वाले होते हैं अंग अह, इसे अयोगवा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अयोगवा। ये नासिक्य भी होते हैं, ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें नासिक्य बोलते हैं। नासिक्य नासिक्य स्वर, ठीक है। अब बोलेंगे अनुस्वार। अब क्या देखेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार कैसा होता है? अनुस्वार अनुस्वार कैसा होता है? अनुस्वार ये होता है जो इस तरह से बनता है। ऊपर चंद्रबिंदी नहीं, सॉरी, ऊपर बिंदी लगी होती है, इसे अनुस्वार बोलते हैं। हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है? हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। मैं आपको 2-3 शब्द भी लिख के दिखा दूंगी, थोड़ी थोड़ी निकली थी इसकी। हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, नाक से बाहर निकलती है। जैसे कि इसमें 2-3 शब्द निकले थे। पंखा, जो ये आ रहा है ना, कंचन, पंचम, जो ऊपर ये बिंदी लगी है, इसे ही क्या बोलते हैं? अनुस्वार, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अब देख लेंगे इसे। अब देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक कौन से शब्द होते हैं? अब लिखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक ये होते हैं जो चंद्रबिंदु लगती है, ये वाली, ये अनुनासिक होती है। इसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक हिंदी में, ठीक है। हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। इसमें क्या निकलता है? हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। कांच जैसे डाल के, कांच जो ये ऊपर लगा है, इसे ही क्या बोलेंगे? अनुनासिक। इसमें हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है और इसमें सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। एक और रह गया विसर्ग। विसर्ग यहीं लिखवा देती हूँ, नीचे दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, बता देना। विसर्ग, विसर्ग कौन सा होता है? ये वाला, जो इसे है के रूप में भी बोला जाता है। इसे कैसे बोला जाता है? इसे अह के रूप में भी बोला जाता है। इस ध्वनि का समान उच्चारण ए के रूप में भी होता है। इस ध्वनि का उच्चारण, इस ध्वनि का उच्चारण अह के रूप में भी होता है, के रूप में भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक लिखवा दे रही हूँ एग्जाम्पल। प्रातः है, जैसे प्रातः लिखेंगे, प्रातः काल बोलते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः ह लग रहा है ना, तो इस ध्वनि का उच्चारण ह के रूप में भी होता है। इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रही हूँ। यहाँ पर स्वर खत्म होते हैं। अब हम चलेंगे व्यंजनों की तरफ। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? व्यंजन। और स्वर में आपको ऐसा लगा हो कि मैंने जो चीज़ नहीं पढ़ानी थी वो भी नहीं पढ़ा पाई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने सारा चीज़
कवर करने की कोशिश की है और आपको लग रहा हो मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ये कमेंट का जवाब खुद दूंगी। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से होते हैं पहले वो निकले रहे हैं। ठीक है। व्यंजन, यहाँ से स्वर मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ डालेंगे व्यंजन। व्यंजन, मैं पहले सारे व्यंजन लिखवा के उनके नाम बता दे रही हूँ, फिर एक एक करके हम उन्हें पढ़ेंगे कौन से व्यंजन का कहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है। तो व्यंजन का से लेकर ज्ञान तक। ठीक है। क, ख, ग, घ, ङ। और आपको ऐसे पढ़ने नहीं आए तो हमने बचपन से पढ़े, का से कबूतर, खा से खरगोश, आप ऐसे करके भी अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी बचपन की चीज़ है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, म। ठीक है। इन व्यंजनों को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। आप कहोगे स्पर्श व्यंजन कैसे बोलेंगे? जो होते क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म, ये स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। आप खुद गिन के भी देख सकते हैं, आपके सामने लिखिए, मैं गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 होते हैं। इन्हें बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है। ये 25 होते हैं। अब हम लिखवाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इन्हें बोलेंगे य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। इन्हें अंतस्थ, इनका नाम होता है अंतस्थ व्यंजन। और ये होते हैं, अब लिखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होगी अंतस्थ व्यंजन की? 4। पेपर में ऐसे भी आता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4, या ऐसे ही पूछ लेगा या कौन सा व्यंजन है, तो आप बोलोगे अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या होती है 4। स, स और ह, तीनों स और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन होते हैं स और ह, तीनों स और ह। मैं इसे मिटा दे रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे और आगे। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन पढ़ेंगे, कंठ तालु में आते हैं जो। हमें यहाँ पर लिख रहे हैं कंठ, कंठ तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है। इसे बोलेंगे, पहले यहाँ लिख दे रही हूँ क, फिर से ख, क, ख, ग, घ और ऐ, च, छ, ज, झ और ऐ, ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, त, थ, द, ध
प, फ, ब, भ और म। इन्हें बोलेंगे क वर्ग। क वर्ग। जो पहला अक्षर आता है इसे ही वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे च वर्ग। ये च वर्ग के हैं, ये ट वर्ग के, ट वर्ग। इसे बोलेंगे त वर्ग। इसे बोलेंगे प वर्ग, ठीक है। ठीक है, आज हमने इतना बता दिया कि ये कंठ तालु, ये क वर्ग के होते हैं, च वर्ग के होते हैं, ये टा वर्ग के होते हैं, त वर्ग के होते हैं। आज यहीं पे हम अपनी क्लास विराम करेंगे, कल से आगे पढ़ाएंगे इसी से। अब आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मेरी गलती हुई हो तो उसे भी बताएं। ठीक है, धन्यवाद।